नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस इंटरनेशनल गलियारे से, इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना के 2 प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स मीसामारी आसाम में पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब तीसरा हेलीकॉप्टर अगले हफ्ते और चौथा हेलीकॉप्टर दिसंबर के मध्य तक मीसामारी पहुंच जाएगा और 5वें हेलीकॉप्टर को जनवरी 2023 के अंत में वहां तैनात कर दिया जाएगा। वहीं अधिकारियोयों की तरफ से कहा जा रहा है कि पहला प्रचंड स्क्वाड्रन पूरी तरीके से जनवरी के अंत से ऑपरेशनल हो जाएगा और भारतीय सेना 95 यानी कि 95 और प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर देगी, जिसमें से 70 हेलीकॉप्टर्स को पहाड़ी क्षेत्र में खास करके LAC के पास तैनात किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO ने BMD फेज 2 प्रोग्राम के तहत दूसरे इंटरसेप्टर मिसाइल के फैब्रिकेशन पर काम शुरू कर दिया है, जो कि AD2 के नाम से जाना जाता है और ये इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है 3000 से 5500 किलोमीटर के बीच और AD2 इंटरसेप्टर का ट्रायल 2023 में किया जाएगा। BMD फेज 2 2025 तक तैयार हो जाएगा। साथ ही इसमें एक लंबी दूरी का यानी कि लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम होगा, जिसकी स्कैनिंग रेंज 1500 किलोमीटर होगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय आर्म फोर्सेस जल्द ही ट्रायल क्लियरेंस सर्टिफिकेशन जारी करेगी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अपने उत्पादों को एक्सपोर्ट मार्केट में उतार सकती है। आपको बता दें कि अगर भारतीय आर्म फोर्सेस इन्हें नहीं भी खरीदती है, तब भी ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अपने हथियारों को एक्सपोर्ट मार्केट में रख सकती हैं। आपको बता दें कि कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने अपने जो हथियार सिस्टम है उन्हें भारतीय आर्म फोर्सेस को ट्रायल्स के लिए ऑफर किया है। दोस्तों, आपको मालूम है कि भारतीय आर्म फोर्सेस जल्द ही इन हथियारों को नहीं खरीदती बिना लंबे ट्रायल्स किए बिना, जो कि हथियारों के एक्सपोर्ट मार्केट को प्रभावित करता है। आपको बता दें कि ट्रायल क्लियरेंस सर्टिफिकेशन उन कंपनियों को दिया जाएगा जिन्होंने अपने हथियारों और सिस्टम का ऑफर यूजर ट्रायल्स के लिए किया है और उन हथियारों और सिस्टम्स का भारतीय आर्म फोर्सेस के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन पूरा कर लिया गया हो। आपको बता दें कि जो लोएस्ट बिडर होता है उसी को हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। इसके अलावा ये जो सेकंड लोएस्ट बिडर होते हैं उन्हें भी अब ट्रायल क्लियरेंस सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, ताकि वे अपने हथियारों को एक्सपोर्ट मार्केट में बेच सकेंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अमेरिका आधारित फर्म प्रोफेंस के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत दोनों ही मिलकर हल्के हथियारों का निर्माण करेंगे और इनकी मार्केटिंग भी करेंगे और दोनों ही कंपनियां वर्तमान और भविष्य के हथियारों की जरूरतों को भी पूरा करेंगे। आपको बता दें कि प्रोफेंस के पास कई तरीके के हथियारों के निर्माण और उनके इंटीग्रेशन का स्पेशलाइजेशन है और उनके पास PFM-134 वेपन सिस्टम, नई PF-50 और PF-556, इसके अलावा PF आर्टिकुलेटेड रेस्पॉन्स माउंट और छोटे आर्म सिस्टम का भी पेटेंट है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी बेंगलुरु ने भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को बिड के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें कि वो AMCA के टेस्ट बॉक्स के फैब्रिकेशन असेंबली के लिए रॉ मटेरियल्स को मुहैया कराएंगी। आपको बता दें कि ये जो टेस्ट बॉक्स होता है ये एक तरीके का एयरफ्रेम होता है, जिसे कि संरचनात्मक मूल्यांकन यानी कि स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन के लिए फैब्रिकेट किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स को टेस्ट बोर्ड के बॉडी लाइन में लगाया जाता है, जो कि स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग और डैमेज डायग्नोसिस के लिए काफी जरूरी होता है। आपको बता दें कि AMCA टेस्ट बॉक्स की जो सबसे ज्यादा जरूरी रिक्वायरमेंट है वो है बटन इंपैक्ट के साथ लोअर रडार क्रॉस सेक्शन सिग्नेचर के लिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के प्राइवेट सेक्टर की कंपनी वर्मन ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये कंपनी सेना के लिए बुलेट प्रूफ बैरियर्स को तैयार करती है और अब जो उन्होंने अपने बुलेट प्रूफ बैरियर्स बनाए हैं उनमें काफी कुछ नयापन देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में भारतीय सेना रेत की थैलियों का इस्तेमाल करती है और मौसम और परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को सीमा पर तैनात रखती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर के लिए DRDO की प्रयोगशाला कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सेंटर के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि BEL का जो डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर है वो स्टेट ऑफ द आर्ट एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा, जो कि वर्सेटाइल सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करेगा फाइटर जेट्स के प्लेटफॉर्म के लिए। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट सामने आई है जो कि विदेश मंत्रालय को लेकर है। विदेश मंत्रालय में काम करने वाले एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है और इस ड्राइवर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। इस ड्राइवर को जवाहरलाल नेहरू भवन से गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, इस ड्राइवर ने पाकिस्तान के नागरिक के साथ जासूसी डील भी की, जिसमें कि आरोपी ड्राइवर ने विदेश मंत्रालय के कई संवेदनशील और गुप्त डॉक्यूमेंट्स भी इसे उपलब्ध कराए थे। और ये दोस्तों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की चाल है, जो लगातार भारतीय सेना हो या विदेश मंत्रालय हो उनके लोगों को फंसा रही है। हालांकि पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर आ रही है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि आतंकवाद का बचाव करना आतंकवाद को बढ़ावा देना है। कुछ देश आतंकवादियों को संरक्षण और शरण देने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि अमित शाह जी ने आज नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में आतंकी वित्त पोषण और आतंकवाद के वैश्विक रुझान विषय पर एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। अमित शाह ने कहा कि कुछ देश ऐसे हैं जो आतंकवाद से लड़ाई के सामूहिक संकल्प को कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह और उनके संसाधनों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आतंकवाद का जो स्वरूप है लगातार बदलता जा रहा है। इसका मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवादी जिस डार्क नेट और वर्चुअल मुद्रा यानी कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी लगाम लगाना बेहद जरूरी है। हालांकि उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सामूहिक प्रयासों से आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन अब जो इस तरीके का जो थ्रेट पैदा हो गया है, जो कि वर्चुअल है, इस पर भी रोक लगाई जाएगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया को सभी प्रकार के आतंकवाद को गुप्त रूप से या फिर खुले समर्थन के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में पहुंचे थे। आगे उन्होंने बताया कि आतंकवादी गुटों को कई स्रोतों से धन मिलता है, जिनमें से कुछ देश उन्हें डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, और जहां कहीं भी आतंकी हमले होते हैं उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का सफाया होने तक भारत चैन से नहीं बैठेगा। उन्होंने बताया कि आतंकवाद का गरीबों और विशेषकर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर एक लंबा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि जो देश आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन देशों पर जुर्माना लगाना चाहिए। बता दें कि इस सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के 450 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि एशिया प्रशांत किसी देश के लिए युद्ध का क्षेत्र नहीं है, इसीलिए किसी भी देश को इसे युद्ध का मैदान बनाने का विचार त्याग देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो देश नए शीत युद्ध छेड़ने की तैयारी में है, उन्हें हमारे देश से अनुमति नहीं दी जाएगी। हमें एक दायरे में रहकर एक दूसरे के साथ ईमानदारी का रवैया अपनाना होगा। दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति की ये बातें कहने में तो काफी अच्छी लग रही है, लेकिन चीन उत्तर कोरिया जो लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोला। रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में भी इसने कुछ नहीं बोला। तो ऐसे में हवा हवाई है और केवल चीन ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो काफी ताकतवर है इस क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ खबरें सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान जमकर चीन के द्वारा बनाए गए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा वो फाइटर जेट्स और गनशिप हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के बोलन के ऊंचे इलाकों में बलूच राष्ट्रवादियों के खिलाफ जेट तैनात किए थे, और अब वो जमकर चाइना के CH-4 UAV का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें कि कई बलूच राष्ट्रवादी मारे गए हैं। आपको बता दें कि चीन का ये जो CH-4A है वो 30 घंटे तक उड़ सकता है और इसे टोही मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा जो CH-4B है वो स्ट्राइक क्षमता के साथ है और ये 345 किलोग्राम के वेपन पेलोड को ले जा सकता है और इसका इंड्योरेंस टाइम 14 घंटे का है। और पाकिस्तानी सेना CH-4B स्ट्राइक वेरिएंट का इस्तेमाल करती है। और यही नहीं, पाकिस्तान ने 2021 में CH-4B ड्रोन को, जो कि कॉम्बैट ड्रोन है, उसे भारतीय सीमा पर भी तैनात किया था। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने एक नए अनमैन्ड सर्विलांस हथियार को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि आर्मी के रीजनल फोर्स सर्विलांसिंग ग्रुप के 7वें स्टेशन में ऑक्यूस टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित ब्लू बोटल्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि 24 घंटे 7 दिन अंडर वाटर सर्विलांस क्षमता प्रदान करता है। और ये काफी फ्लेक्सिबल ड्रोन माना जा रहा है। इसे बहुत तेजी से मैन्यूवर भी किया जा सकता है और ये सर्विलांसिंग के लिए एक बेहतर ड्रोन माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इस बारे में दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस मिसाइल को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के पास से दागा गया। इस बीच जापान के तटीय सुरक्षा बल ने कहा कि मिसाइल होकाइडो के 210 किलोमीटर पश्चिमी समुद्र में जाकर गिरी। उत्तर कोरिया ने इससे पहले कम दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया था। उत्तर कोरिया ने अमेरिकी जमीन तक अपनी पहुंच बनाने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण भी किया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था और इसीलिए क्योंकि इसरो ने पहले निजी रॉकेट विक्रम का श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। बता दें कि इस परीक्षण को 11:30 पर किया गया। 83 किलोग्राम का ये रॉकेट 3 पेलोड लेकर 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के बाद ये रॉकेट लगभग 115 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित रूप से पानी में गिर गया। केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रक्षेपण के बाद कहा कि देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक नई शुरुआत है और उन्होंने इसे अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अनुकूल माहौल बनाने का बड़ा कदम बताया। और इस रॉकेट का निर्माण आपको मालूम है कि स्काई रूट ने किया है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये
अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारतीय निजी क्षेत्र की शुरुआत भी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम सब ऑर्बिटल की सफल उड़ान के लिए इसरो और इन स्पेस को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा विकसित रॉकेट विक्रम सब ऑर्बिटल का श्रीहरिकोटा से उड़ान भरना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और ये देश के निजी अंतरिक्ष उद्योग की यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि इसरो से आ रही है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथन जी ने कहा कि इसरो के साथ 100 स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन किया गया है जो कि स्पेस टेक डोमेन में मिलकर काम करेंगे। साथ ही इसरो के चेयरमैन ने बताया कि 100 स्टार्टअप कंपनियों में कई कंपनियां ऐसी भी शामिल है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे तक जाने की क्षमता रखती हैं और इन कंपनियों को आगे ले जाने में इसरो बेहतर रास्ता बनाने में मदद करेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 100 में से करीबन 10 ऐसी कंपनियां हैं जो सैटेलाइट्स और रॉकेट को विकसित करने पर काम कर रही हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये था अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।